हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई वेलकम यू ऑल। तो आज मैं नए लेक्चर में आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं विच इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। देखिए बेटा, कोशिश कर रहा हूं मैं वीडियोस को कॉम्पैक्ट रखने की, बट फिर भी अगर हमें अच्छे से कंसेप्ट समझना है तो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जहां तक मेरी कोशिश है, मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा वीडियो आपके लिए छोटे से छोटा बने, ठीक है? तो चलिए वन बाय वन मैं वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अपडेट करता रहूंगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप वीडियो देखें ईयरफोन यूज करें, कॉपी पेन आपके सामने होना चाहिए, आप नोट्स बनाएं। नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है। वीडियो को आप जहां मन करें वहां पॉज कर सकते हैं, पॉज करके, बट कंप्लीट नोट्स आपको बनाने हैं। इसके बाद क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। जिन क्वेश्चंस में डाउट्स रहते हैं वो आपने मेरे से पूछने हैं, चाहे कमेंट सेक्शन में पूछिए, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है? सो चलिए लेट्स बिगिन। कूलम्स लॉ। व्हाट इज कूलम्स लॉ? ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करें तो लास्ट प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? ऐसा ही पढ़ा था हमने। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब अगर ये दो चार्जेस मैं आपके सामने रख रहा हूं Q1 Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, अगर तो ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो भी ये रिपेल करेंगे, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो भी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, जो मैंने डायग्राम में ये ब्लू कलर से शो किया है, FF। हाँ, अगर चार्ज 1 ने चार्ज 2 पे फोर्स F लगाई है तो पक्की बात है चार्ज 2 भी चार्ज 1 पे फोर्स कितनी लगाएगा? F। ये हमने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो चार्ज 1 ने जितनी फोर्स 2 पे लगाई, 2 ने भी उतनी फोर्स लगाई और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो चार्ज 1 ने जो फोर्स लगाई वो राइट वर्ड्स है, चार्ज 2 ने जो इस पे फोर्स लगाई वो लेफ्ट वर्ड्स है। तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। हाँ, अगर ये चार्जेस अनलाइक हैं तो ये चार्जेस अट्रैक्ट भी करेंगे, जैसा मैंने अगले डायग्राम में शो किया। मान लीजिए Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए। तो फोर्सेस की डायरेक्शन यही होनी चाहिए जो मैंने डायग्राम में शो की है। इस केस में भी अगर आप देखें दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है। सो अगर चार्ज 1 ने 2 पे फोर्स F लगाई है, 2 भी 1 पे F ही लगाएगा और दोनों की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी, चाहे वो चार्जेस लाइक हो या अनलाइक हो। एनीवे, ये तो वैसे भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग लॉ क्या होता है? कानून। फिजिक्स में जो लॉज हम पढ़ते हैं वो कुदरत के कानून है, ये कभी भी वॉयलेट नहीं हो सकते, राइट? सो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं, वेदर वो लाइक है कि अनलाइक है। हाँ, लाइक है तो फोर्स की नेचर कैसी होगी? रिपल्सिव, और अगर अनलाइक चार्जेस है तो फोर्स की नेचर कैसी होगी? अट्रैक्टिव। जब हमें ये समझ आ गया ये फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं, अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करनी हो, कभी दो चार्जेस की वैल्यूज हमें गिवन हो, उनके बीच की सेपरेशन गिवन हो, कि हमने दो चार्जेस रखे, हमें इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिटरमिन करनी है, तो इसके लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच की सेपरेशन, और एक तीसरी इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए कि इन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम कौन सा है। क्या वो एयर है, क्या वो वाटर है, क्या वो कोई तीसरा मीडियम है? तो यही दो चार्जेस अगर मैं इतनी ही सेपरेशन पे पहले एयर पे रख रहा हूं तो एयर पे अलग फोर्स ऑपरेट करेगी, किसी दूसरे मीडियम के अंदर इमर्ज कर देता हूं, मान लीजिए वाटर के अंदर इमर्ज कर देता हूं दोनों चार्जेस को, तो वाटर के अंदर ये फोर्स बहुत 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 कम हो जाएगी। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द इंटरवीनिंग मीडियम। एनीवे, ये फोर्स कितनी होगी, इसको कैसे डिटरमिन करेंगे? इसी के लिए एक लॉ, कूलम्स लॉ। तो कूलम ने हमें एक लॉ दिया, इस लॉ के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, कुछ भी हो सकता है दोनों केसेस में, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जैसे जैसे ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बढ़ता जाएगा ये फोर्स बढ़ेगी, अगर ये कम होगा तो ये फोर्स कम होती जाएगी। और खैर कॉमन सेंस की बात भी है, ये फोर्स किसकी वजह से ऑपरेट कर रही है? चार्ज की वजह से। तो अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़नी चाहिए। अब कौन सा चार्ज बढ़ाएं? कोई भी। सपोज ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है F, अगर ये चार्ज मैं बढ़ा देता हूं Q2 की वैल्यू तो फोर्स भी बढ़ जाएगी F से, या Q2 की वैल्यू को फिक्स रखूं, Q1 को बढ़ाऊं तो भी ये फोर्स बढ़ जाएगी। किस पैटर्न पे बढ़ेगी? ये ठीक इस पैटर्न पे बढ़ेगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। व्हाट डज इट मीन? इट मींस अगर प्रोडक्ट डबल हुआ तो फोर्स डबल हो जाएगी, प्रोडक्ट ट्रिपल हुआ तो फोर्स ट्रिपल हो जाएगी, प्रोडक्ट 4 गुना हुआ तो फोर्स भी 4 गुना हो जाएगी।
अगर इन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड आप डबल कर दें तो प्रोडक्ट भी डबल हो गया, फोर्स डबल होगी। मान लीजिए दोनों का मैग्नीट्यूड आप डबल कर देते हैं तो प्रोडक्ट 4 टाइम्स हो जाएगा। जब प्रोडक्ट 4 टाइम्स हो जाएगा तो फोर्स भी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स, राइट। दूसरा पॉइंट, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हमने ऐसा ही पढ़ा था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ऐसे जो भी लॉज हैं जहां पे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ऐसे लॉज को हम इनवर्स स्क्वायर लॉज भी कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। So Coulomb's law is an inverse square law, just like universal law of gravitation. Universal law of gravitation भी inverse square law था, ये भी inverse square law है। The force between 2 point charges is inversely proportional to the square of separation between their centers. ये दो चार्जेस अगर मैंने यहां रखे हैं, अगर इनके बीच की सेपरेशन बढ़ाऊंगा तो फोर्स कम हो जाएगी, और सेपरेशन कम करूंगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। ये तो हम कॉमन सेंस से भी समझते हैं। हाँ, किस पैटर्न पे बदलेगी वो हमें पता चला यहां पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन कि अगर इन दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन को आप डबल कर दें, आर को डबल कर दें, तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब फोर्स कितनी हो जानी चाहिए, 1/4 टाइम्स। अगर आप सेपरेशन को डबल करेंगे तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 1/4 टाइम्स। अगर आप सेपरेशन को 3 गुना कर दें, ट्रिपल कर दें, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और चूंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है तो फोर्स कितनी हो जानी चाहिए, 1/9 टाइम्स। ये कहता है हमें कूलम्स लॉ, राइट। तो इन दोनों को हमने कंबाइन किया, तो कंबाइन करके हमें क्या मिला, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हमें कोई ना कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करना पड़ता है। यहां इस कांस्टेंट को मैं डिनोट कर रहा हूं K से, और इस K को हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन दिस इक्वेशन, और इस K को क्या नाम दिया जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट किसके लिए, एक मीडियम के लिए। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन इंटरवीनिंग मीडियम। अभी अभी मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, अगर इन चार्जेस के बीच का मीडियम बदल दिया जाए तो इनके बीच की फोर्स बदल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो फैक्टर है K, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है किसी एक मीडियम के लिए। अगर आप मीडियम बदलते हैं तो K की वैल्यू बदल जाएगी। हां, K की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए है, वैक्यूम के लिए, जब कोई मीडियम ही ना हो। और दूसरा किसके लिए, एयर के लिए। वैक्यूम और एयर दोनों के लिए K की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहती है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वैसे ये 9 से थोड़ी सी कम होती है, 8.9 समथिंग आती है, बट हम इसको राउंड ऑफ करके क्या लेके चलेंगे, 9 × 10⁹। हाँ, यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ K फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, दैट इज एयर। और अगर कोई मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम और एयर दोनों के लिए K की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। तो K इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हाँ, जब भी हम कूलम्स लॉ को डिफाइन करते हैं तो हम यहां बात करते हैं फॉर एनी 2 पॉइंट चार्जेस। कैसे चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। तो अब ये पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, पॉइंट चार्जेस ऐसी चार्ज बॉडीज हैं जिनका अपना साइज नेग्लिजिबल है किसके मुकाबले में, एज कंपेयर टू द डिस्टेंसेस, जहां तक इनका असर महसूस हो सके, जहां तक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर सके किसी दूसरे चार्ज पे, उन डिस्टेंसेस के मुकाबले में। आगे चल के इसको नाम देंगे, एक नई टर्म हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस के मुकाबले में अगर किसी चार्ज बॉडी का साइज नेग्लिजिबल है, उसकी अपनी डायमेंशंस नेग्लिजिबल हैं, तो ऐसे चार्ज को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। So Coulomb's law is defined for point charges only. So for any 2 point charges Q1 Q2 separated by a distance r, the electrostatic force of attraction or repulsion, ये कैसे पता चलेगा अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, ये हमें कॉमन सेंस से पता चलेगा। अगर चार्जेस लाइक है तो रिपेल, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे। इट शुड बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। The value of K depends on intervening medium, and for vacuum or air the value of K is 9 × 10⁹ Newton meter square per coulomb square, right? देखिए क्लास 11th में हमने पढ़ा था इस यूनिवर्स में सबसे पहले जो फंडामेंटल फोर्स हमने डिस्कवर की थी वो कौन सी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरी फंडामेंटल फोर्स हमने डिस्कवर की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आपने वहां पे ये भी पढ़ा था कि इनकी रेशो कितनी होती है, 1 = 10⁻36।
वैसे भी हम बार बार बात करते हैं इस यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, मैटर एंड एनर्जी। और मैटर के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, मैटर के पास मास होता है और मैटर के पास चार्ज होता है। मास की वजह से एक फिनोमेना ऑपरेट करता है कि नहीं, कोई भी दो बॉडीज यूनिवर्स में जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, जिनके पास भी मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की है। मैटर की दूसरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज। चार्ज की वजह से भी फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। दो चार्ज बॉडीज आइदर अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव नेचर की भी हो सकती है। तो ये जो पहली फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। F ग्रेविटेशनल बिटवीन एनी टू पॉइंट मासेस इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए क्या ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है कि नहीं, इसको इससे कंपेयर कीजिए, दोनों एक ही पैटर्न पे आ रहे हैं। ये चार्जेस की वजह से फोर्स है तो न्यूमरेटर में प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है। यहां ये फोर्स किसकी वजह से ऑपरेट कर रही है, मासेस की वजह से, तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। इज दैट क्लियर? नाउ यहां पे ये जो G है, जैसे वहां पे हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाया वैसे यहां पे लगाया था, इसे हमने एक नाम दिया था, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो यहां पर कौन सा कांस्टेंट है, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के साथ यूनिवर्सल वर्ड हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इंटरवीनिंग मीडियम पे। बल्कि इस कैपिटल G की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, यूनिवर्सल है थ्रू आउट द यूनिवर्स, और इसकी वैल्यू क्या आती है, दैट कम्स आउट टू बी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था, मैं इसके साथ इसको कंपेयर करके आपको बता रहा हूं। अब दूसरी चीज एक और है, ये हमें कैसे पता चला कि इस यूनिवर्स में ये जो दो फंडामेंटल फोर्सेस हैं इनकी रेशियो 1:10 टू द पावर 36 है। हमने इमेजिन किया, हमने दो प्रोटॉन्स लिए, चूंकि प्रोटॉन के पास मास भी होता है और चार्ज भी होता है। प्रोटॉन का चार्ज कितना है, E प्लस E प्लस E, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑपरेट करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्सर्ट होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास मास भी है, प्रोटॉन के पास मास होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव। बट एनीवे, हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को अगर हम कंपेयर करके देखें, बिकॉज दोनों के मासेस चार्जेस हमें पता है, दोनों को फिक्स डिस्टेंस पे अगर हम रखें तो R की वैल्यू तो फिक्स होगी। इन दोनों की रेशियो अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन करने के बाद प्रोटॉन्स के केस में ये रेशियो कितनी निकल के आती है, इट कम्स आउट टू बी 1:10 टू द पावर 36, जो कि क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में ही आपने पढ़ा था। इज इट क्लियर? सो दिस इज जस्ट कूलम्स लॉ। अब आपको कोई दो चार्जेस दे दिए जाएं, उनके चार्जेस का मैग्नीट्यूड पता हो और उनके बीच की सेपरेशन पता हो, तो अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उनके बीच में निकाल पाएंगे, अगर वो चार्जेस वैक्यूम या एयर में रखे गए हैं। तो अगर वैक्यूम या एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम होगा तो क्या होगा, ये मैं अभी आगे आपको क्लियर करने जा रहा हूं। फिलहाल यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा, आई होप। ठीक है, सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं और आगे डिटेल्स पे जाऊं कि K की वैल्यू मीडियम पे कैसे डिपेंड कर रही है, हम एक चीज सबसे पहले डिस्कस करते हैं, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए कूलम्स लॉ बात किसकी कर रहा है, फोर्स। तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस लॉ को हमें वेक्टर फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए कि हम इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो लेट्स सी, कोई एक केस लेते हैं, सपोज ये केस लेता हूं मैं। अब मैं इस फोर्स को नाम F ना देके इसको नाम दूंगा F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो चार्ज 2 ने इसे रिपेल किया तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 यहां एक्ट कर रही है, और यहां पर इसको नाम दूंगा F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली यहां पर यह है F12 और यहां पर यह है F21। किसी एक डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर उठाते हैं, मान लीजिए लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर एक्ट कर रहा है n कैप। तो अब दोनों फोर्सेस सेम नहीं होंगी, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के नेगेटिव होनी चाहिए। न्यूमेरिकली तो इक्वल है बट नेगेटिव होनी चाहिए। वेक्टर्स में आपने पढ़ा था अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हम साइन नेगेटिव लगाते हैं, राइट। चलिए अब कोई एक केस उठा लेते हैं, सपोज मैं ये वाला केस उठाता हूं। F12 वेक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू तो यही होगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन n कैप के ऑपोजिट है कि नहीं, तो यहां पे मुझे यूनिट वेक्टर क्या लगाना चाहिए, -n कैप। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1।
सिमिलरली अगर मैं यहां पे लिखूं F21 वेक्टर, तो F21 की डायरेक्शन क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, और माइनस एन कैप की जगह क्या लग जाएगा, एन कैप। देखिए वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो जब इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लेफ्ट साइड में फोर्स पे वेक्टर साइन आ जाएगा और राइट साइड पे कोई ना कोई यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाना चाहिए, बिकॉज डायरेक्शन कौन इंडिकेट करेगा, यूनिट वेक्टर। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अगर आप यहां दोनों को ध्यान से देखें फ्रॉम 1 एंड 2, अगर आप इनको कंपेयर करके देखें तो हमें दिख रहा है F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12 या फिर F12 इज नेगेटिव ऑफ F21। ये वेक्टर्स की भाषा है। ये भाषा क्या बता रही है कि ये दोनों फोर्सेस, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, बट साइन नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। ये चीजें हमें ऑलरेडी कॉमन सेंस से भी पता है। तो प्रैक्टिकली जब न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते हैं तो वेक्टर फॉर्म इतनी सिग्निफिकेंट नहीं रहती, बट यू मस्ट बी एबल टू राइट इट डाउन, बिकॉज वेक्टर्स एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। कभी भी आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ सकता है, बट ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में आपको वेक्टर फॉर्म की जरूरत नहीं रहेगी, आपके लिए ये फॉर्मूला सफिशिएंट होगा। गॉट इट? ओके, इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़े। कभी कभी ये सिचुएशन आपको इस तरह से भी दी जा सकती है। सपोज यहां पर किसी स्पेस में हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज है Q1 एंड लेटर से दूसरा पॉइंट चार्ज है हमारे पास Q2। अब पॉइंट चार्ज Q1 कहां लोकेटेड है, तो किसी भी पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका पोजीशन वेक्टर मार्क करते हैं। सपोज चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1, चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। फर्क यहां पे ये है कि यहां इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं आपको गिवन है R है, आपको इन दोनों की पोजीशंस गिवन है। एनीवे दो चार्ज पार्टिकल की पोजीशंस पता हो, सेपरेशन आप खुद निकाल सकते हैं। एनीवे ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स आ गए। अब इन दोनों के बीच की जो भी सेपरेशन है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, सपोज मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो देखिए क्लोज ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों साइड सेम ऑर्डर में, थर्ड क्लोजिंग साइड ऑपोजिट ऑर्डर में, इन दोनों का सम ये होना चाहिए। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। वैसे भी क्लास 11th में आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ द फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट। तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन इज R2 माइनस R1 वेक्टर। अब ये दोनों चार्जेस लाइक हो सकते हैं, अनलाइक हो सकते हैं, कोई भी केस। मैं कोई एक केस लेके चलता हूं, सपोज मैं ये मान के चलता हूं कि दोनों चार्जेस लाइक है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो चार्ज Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इसे मैं नाम दूंगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और चार्ज Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा इसे मैं इस डायरेक्शन में मार्क करता हूं, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब इस सिचुएशन में अगर मुझे F12 और F21 की एक्सप्रेशन लिखनी हो तो वो एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, लेट्स सी। F12 is numerically equal to k q1 q2 upon magnitude of this distance का स्क्वायर, सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1, सो इट शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का स्क्वायर। क्योंकि आपको डिस्टेंस लेना है, सिंपली R का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड चाहिए, आपको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। गॉट इट? तो ये आ गया आपके पास k q1 q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का स्क्वायर। न्यूमेरिकली ये फोर्स इतनी होगी, लेकिन अगर हमें डायरेक्शन इंक्लूड करनी है तो इसकी डायरेक्शन कौन सी है, यही R2 माइनस R1 वाली। तो हमें इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए। अभी तक तो डायग्राम में मार्क नहीं किया, बट यूनिट वेक्टर, कोई भी किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर आपको चाहिए हो तो आप उस वेक्टर को डिवाइड कर दें उसी के मैग्नीट्यूड से। तो यहां पे हमारे पास वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, वो जो n कैप मैं यहां पे लगा रहा हूं। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। सो इट कम्स आउट टू बी k q1 q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये आ जाएगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। गॉट इट?
सिमिलरली अगर आपको चाहिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स, आई एम सॉरी, अभी हमने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 नहीं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कैलकुलेट किया, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन में लिया ना ये यूनिट वेक्टर, तो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब हमें चाहिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी सेम होगी k q1 q2 अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डायरेक्शन ऑपोजिट है तो यूनिट वेक्टर के साथ साइन नेगेटिव लगा सकते हैं। तो अगर यूनिट, तो सेपरेशन इनके बीच की सेम है, r2 माइनस r1 का जो मॉड है उसका क्यूब। हाँ, यूनिट वेक्टर इसके ऑपोजिट होना चाहिए, तो उसकी जगह हमें यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, साइन नेगेटिव। तो जब नेगेटिव साइन लगाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को भी अगर आप कंपेयर करें, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, सिर्फ यहां पे ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, मतलब f12 इज इक्वल न्यूमेरिकली इक्वल टू माइनस f21। इज इट क्लियर? आई होप यहां पे ये क्लियर हो चुका होगा। दूसरा तरीका भी था इसको देखने का, अगर मान लीजिए मैं इस चूंकि अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में, तो मैं ये वेक्टर ही इस डायरेक्शन में ले लूं। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लेता हूं तो यहां पर ये r1 माइनस r2 आ जाना चाहिए, तो फिर यहां पे r1 माइनस r2 तो आ ही जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, r1 माइनस r2 के मॉड का क्यूब। बट एक चीज याद रखिए, मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर is numerically equal to mod of r1 vector minus r2 vector। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है। मैग्नीट्यूड वाइज मतलब ये लेंथ, क्लास 11th में आपने पढ़ा था, वेक्टर के 3 ट्रेट्स होते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इज इंडिकेटेड बाय द लेंथ। जब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड। तो मैं r1 माइनस r2 लूं, या ये r1 माइनस r2 है, या r2 माइनस r1, दोनों की लेंथ तो सेम ही है। अगर ये पॉइंट्स हैं a और b, तो दोनों की लेंथ तो a b है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं r2 माइनस r1 और r1 माइनस r2 दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म। ये भी वेक्टर फॉर्म है, सिंपली डायरेक्शन इंडिकेट करनी है, यूनिट वेक्टर लगाना है, और ये भी वेक्टर फॉर्म है। ये डिपेंड करता है किस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर यूनिट वेक्टर गिवन आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप इसी कूलम्स लॉ को इस फॉर्म में भी यहां पे डिपिक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप इट शुड बी क्लियर। f12 और f21 यहां पे भी एक दूसरे के नेगेटिव आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज कूलम्स लॉ। अब इस कूलम्स लॉ को हम अप्लाई भी करेंगे कुछ और केसेस में। हाँ, k की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हमें करनी है, वो इसके अगले पार्ट में करते हैं। फिलहाल यहां तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पॉज करके आप इसके नोट्स बना सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।